हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल स्टडी विद @पीपल। तो दोस्तों, आप लोगों को पहले बताया गया था कॉपर का धातुकर्म। धातुकर्म से पहले समझ लेते हैं कि धातुकर्म क्या होता है, यानी कि मेटलर्जी किसे कहते हैं, व्हाट इज मेटलर्जी। किसी भी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म कहा जाता है। और अयस्क जो होते हैं, अयस्कों से शुद्ध यानी कि जो धातु हैं, आप जो धातु हम प्राप्त करते हैं वो अयस्कों से प्राप्त की जाती हैं। अयस्क आपके कई प्रकार के होते हैं। एक तो ऑक्साइड अयस्क होता है, दूसरा आपका सल्फाइड अयस्क होता है, फिर कार्बोनेट अयस्क होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से निम्न अयस्क होते हैं जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे कॉपर की मेटलर्जी, यानी कि कॉपर का धातुकर्म। जब कॉपर का धातुकर्म पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो कॉपर के प्रमुख अयस्क निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 होता है कॉपर पायराइट CuFeS2। दूसरा कॉपर ग्लांस Cu2S, क्यूप्राइट Cu2O, इसी को हम रूबी कॉपर भी कहते हैं। मैलेकाइट CuCO3 CuOH का होल ट्वाइज, एजुराइट 2CuCO3 CuOH का होल ट्वाइज। ये आपके कॉपर के अयस्क हो गए। जो कॉपर के अयस्क होते हैं, यानी कि कॉपर का प्रमुख अयस्क जो होता है आपका कॉपर पायराइट होता है। इसका फॉर्मूला CuFeS2। तो इसके बाद में आता है कॉपर का निष्कर्षण। कॉपर का निष्कर्षण जो होता है निम्न विधियों द्वारा होता है। नंबर 1, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण में सबसे पहली हेडिंग होती है झाग प्लवन विधि। आप लोगों को बता चुके थे पहले वाली वीडियो में कि झाग प्लवन विधि क्या होता है। ये झाग प्लवन विधि में क्या होता है कि एक लोहे का बड़ा टैंक होता है, या ये कह सकते हैं कि एक पात्र होता है, बहुत मतलब बड़ा पात्र, जिसमें जो जल से भरा हुआ होता है। फिर अयस्क के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़कर उसे बारीक महीन पीस लिया जाता है, जिसे एक जल से भरे पात्र में भिगो दिया जाता है या डाल दिया जाता है, जिसमें नारियल या चीड़ का तेल मिला देते हैं तथा एक नली की सहायता से तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे अयस्क जो होता है वो झाग के रूप में ऊपर आ जाता है और अशुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। तो अयस्क जो होता है झाग के रूप में ऊपर आता है, उसे बाहर निकाल करके सुखा लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये झाग प्लवन विधि हो गई। और झाग प्लवन विधि को ही फेन उत्प्लावन विधि भी कहा जाता है। दूसरा नंबर आता है भर्जन। देखिएगा, भर्जन जो होता है आपका, यहाँ पे भर्जन में आपका एक भर्जन होता है, एक होता है निस्तापन। भर्जन में क्या होता है, ये आपका परावर्तनी भट्ठी में यूज किया जाता है, यानी कि भर्जन जो किया जाता है परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है, और निस्तापन भी आपका परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या होता है दोनों में, भर्जन और निस्तापन में चीज़ दोनों एक ही हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, यानी कि अंतर क्या है, ये आपका देखिएगा। जो भर्जन होता है ये वायु की नियंत्रित मात्रा में किया जाता है। ठीक है, वायु की नियंत्रित मात्रा में, वो भी सल्फाइड अयस्कों का, यानी जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका किया जाता है भर्जन, वो भी वायु की नियंत्रित मात्रा में। और जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं उनका किया जाता है आपका निस्तापन। ठीक है, जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं उनका निस्तापन किया जाता है, वहाँ पर वायु की मात्रा उपस्थित नहीं होती, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है। ये अंतर होता है। तो देखिएगा भर्जन क्या होता है। कल सांद्रित अयस्क को, भाई सांद्रित अयस्क कहाँ से प्राप्त हुआ था, झाग प्लवन विधि से। झाग प्लवन विधि से सांद्रित अयस्क प्राप्त हुआ था। तो लिखेंगे भर्जन में, सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में वायु की नियंत्रित मात्रा में बिना पिघलाए इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। ठीक है, और कॉपर पायराइट भी जो होता है वायु द्वारा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। अब देखिएगा, एक बार फिर बता रहे हैं, सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा में बिना पिघलाए इतना गर्म करते हैं कि उसमें सल्फर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। अब देखिएगा, जैसे सल्फर जो होता है ये वायु के साथ अभिक्रिया करके, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाई ऑक्साइड में रिएक्ट, यानी कि पृथक सल्फर डाइऑक्साइड बना के उसको अलग कर दिया जाता है। आर्सेनिक, ये भी वायु के साथ अभिक्रिया करके आर्सेनिक ऑक्साइड में पृथक हो जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4As 3A2 हो जाएगा 2As2O3। इसी प्रकार से एंटीमनी,
एंटीमनी भी आपका वायु के साथ अभिक्रिया करके एंटीमनी ऑक्साइड में पृथक हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी अपनी अशुद्धियाँ होती हैं, ये वायु के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइडों में पृथक हो जाती हैं। और जो क्यूप्र यानी कि कॉपर पायराइट होता है, यानी कि कॉपर का प्रमुख अयस्क तो कॉपर पायराइट, ये भी वायु के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्र सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में पृथक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका होता है इस प्रकार से भर्जन। यानी कि भर्जन में एक बार फिर बता रहे हैं, भर्जन आपका होता है कि सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्टी में वायु की नियंत्रित मात्रा में इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियाँ जो होती हैं अपने ऑक्साइडों में पृथक हो जाती हैं। कॉपर पायराइट वायु के साथ रिएक्ट करके, यानी कि वायु के साथ क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये भर्जन कंप्लीट हो गया। भर्जन के बाद में आपका आता है प्रगलन। ये भी आपको बताए थे उस दिन। प्रगलन में क्या होता है कि भर्जित अयस्क को, भाई अभी हमने क्या किया था, भर्जन किया था। जो अयस्क हमें प्राप्त हुआ था उसका मैंने किया था भर्जन, अगर प्रगलन। अब इसके बाद में हेडिंग होती है प्रगलन। प्रगलन आपका होता है वात्या भट्टी में। किसमें होता है? वात्या भट्टी में। इसमें क्या होता है ये भी आपको बता, एक बार रिवीजन करवा देते हैं फिर इसका भी। वात्या भट्टी जो आपका होता है प्रगलन, भर्जित अयस्क को वात्या भट्टी में कोक और सिलिका मिलाकर, ठीक है, भर्जित अयस्क को कोक और सिलिका मिलाकर वात्या भट्टी में गर्म करते हैं, जिससे वात्या भट्टी के अंदर निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं। अभिक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S, ये वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है, Cu2 में बदल जाता है। इसको बैलेंस करेंगे तो ये आपका 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स आउट 2Cu2O प्लस 2SO2। यानी कि क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग वायु द्वारा क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसी प्रकार फेरस सल्फाइड का भी कुछ भाग वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर के फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ये आपका हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 2SO2। ठीक है, अब तो फेरस ऑक्साइड, भाई यहाँ पे फेरस सल्फाइड का अधिकांश भाग जो होता है वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर के फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और ये फेरस ऑक्साइड जो आपका होता है FeO, यहाँ पे मिलाया गया था सिलिका। अभी बताए थे शुरुआत में जब कोक और सिलिका मिला करके, तो फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्शन करके, यानी कि अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट यानी FeSiO3 नामक धातुमल बना देता है। धातुमल जो आपका होता है एक प्रकार की अगलनीय अशुद्धि होती है, यानी जो कि गलती नहीं है। और ये अगलनीय अशुद्धि वात्या भट्टी की पेंदी पर उपस्थित हो जाती है, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। और वात्या भट्टी के पेंदी में क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण बचता है, जिसे हम मैट कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा था कि मैट किसे कहा जाता है, तो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को मैट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बेसेमरीकरण। बेसेमरीकरण में हमने आपको पहले बताया था कि एक लोहे का बना पात्र होता है। जैसे फिगर देखिए बना दे रहे हैं, लेकिन आपको बताए थे पहले भी। देखिए भाई, हमारी आर्ट जो है अच्छी नहीं है, काम चला हुआ है आप लोगों का। ये आपका बेसेमरीकरण फिगर। ठीक है, इस प्रकार से एक नाशपाती के आकार जैसा होता है। यार आप लोग ऐसे देखे होंगे उसको, जो चलो हटो, अच्छा वो देखिए, ये आपका बेसेमरीकरण यानी कि लोहे का बना पात्र होता है, जिसके अंदर की दीवारें जो होती हैं अग्नि से ईंटों की बनी होती हैं। इसमें ये इस प्रकार यानी कि इस फिगर को स्टैंड पे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इसे ऊपर नीचे आसानी से घुमाया जा सके। तो इसमें क्या होता है, ये नीचे इसके पेंदी में मैट और सिलिका का मिश्रण भरा हुआ होता है, और ये नली लगी होती है जिसे टवियर कहते हैं। थोड़ा यहाँ पे पतला हो गया, ये इसको सही कर लीजिए आप लोग। ये टवियर होता है, इसके द्वारा इस पात्र में वायु को प्रवाहित किया जाता है, यानी कि गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। तो अब देखिएगा इसको लिखेंगे कैसे। तो बेसेमर परिवर्तक एक लोहे का बना पात्र होता है,
जिसके अंदर मैट और सिलिका का मिश्रण भरा हुआ होता है। नली के द्वारा तीव्र वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे बेसेमर परिवर्तक के अंदर निम्न अभिक्रियाएँ होती हैं। अभिक्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं? पहला नंबर फेरस सल्फाइड। जो फेरस सल्फाइड आपका होता है, फेरस सल्फाइड ये वायु के साथ रिएक्शन करके फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, FeO। तो मैट में उपस्थित जो फेरस सल्फाइड होता है वायु के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, जो फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसको बैलेंस करेंगे 2Fe + 3O2 गिव्स 2FeO + SO2, यानी कि 2SO2। एस जो है थोड़ा छोटा बन गया है। और फेरस ऑक्साइड सिलिका के साथ अभिक्रिया करके FeO SiO2 के साथ अभिक्रिया करके फेरस सिलिकेट बना देता है। और फेरस सिलिकेट अभी आपको बताए थे क्या होता है? अगलनीय अशुद्धि होती है, यानी कि धातुमल, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब दूसरा नंबर आपका होता है क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड जो है आपका Cu2S, इसका कुछ भाग वायु के द्वारा क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। क्यूप्रस सल्फाइड का कुछ भाग वायु द्वारा क्यूप्रस ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। और अगर क्यूप्रस ऑक्साइड शेष बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड के साथ, क्यूप्रस ऑक्साइड शेष बचे हुए क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस प्रकार आपका कॉपर का प्राप्त हो जाता है। ये जो यहाँ से बेसेमर परिवर्तक से कॉपर प्राप्त होता है, इसको हम फफोलेदार कॉपर भी कहते हैं, यानी कि फफोलेदार कॉपर। इसको फफोलेदार कॉपर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बेसेमर परिवर्तक से प्राप्त कॉपर को सिलिकॉन की बड़ी बड़ी टंकियों में या सिलिका की बड़ी बड़ी टंकियों में पलटते हैं, जब ये ठंडा होता है तो इसमें उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे कॉपर की सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इसलिए आपको फफोलेदार कॉपर कहा जाता है। तो इतना आप लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम फफोलेदार कॉपर को प्राप्त कर चुके हैं। अब होता है फफोलेदार कॉपर का शोधन। ठीक है, फफोलेदार कॉपर का शोधन। फफोलेदार कॉपर का शोधन। फफोलेदार कॉपर का शोधन जो होता है 2 विधियों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 दंड विलोपन या हरी लकड़ियों की बल्लियों द्वारा। हरी लकड़ियों की बल्लियों द्वारा। हरी लकड़ियों की बल्लियों द्वारा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो बेसेमर परिवर्तक से प्राप्त कॉपर को क्या बोलते थे हम? फफोलेदार कॉपर बोलते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिखेंगे दंड विलोपन या हरी लकड़ियों की बल्लियों द्वारा। इसमें रिएक्शन नहीं है आपके, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका है। इसमें क्या होता है ना, बेसेमरीकरण से प्राप्त फफोलेदार कॉपर को परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं तथा द्रवित मिश्रण को या गले हुए मिश्रण को हरी लकड़ियों की या हरी लकड़ियों द्वारा हिलाया जाता है, जिससे इस क्रिया को दंड विलोपन विधि भी कहते हैं। इससे बचा हुआ कॉपर ऑक्साइड लकड़ी से प्राप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा अपचयित होकर कार्बन में अपचयित हो जाता है। इस विधि द्वारा शोधित कॉपर इस विधि द्वारा कॉपर जो प्राप्त होता है लगभग 99.96% तक शुद्ध होता है। एक बार फिर सुन लीजिएगा, क्या होता है दंड विलोपन या हरी लकड़ियों की बल्लियों द्वारा। इसमें क्या कहते हैं, बेसेमर परिवर्तक से प्राप्त कॉपर को परावर्तनी भट्ठी में गर्म करते हैं, जिससे उसमें उपस्थित सल्फर,
आर्सेनिक तथा एंटीमनी की अशुद्धियाँ अपने ऑक्साइडों के रूप में पृथक हो जाती हैं। गलित मिश्रण को या गले हुए द्रव को हरी लकड़ियों द्वारा हिलाते रहते हैं, जिससे इस क्रिया को दंड विलोपन विधि भी कहा जाता है। इससे बचा हुआ कॉपर ऑक्साइड लकड़ी से प्राप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा अपचयित होकर कॉपर धातु देता है। इस विधि द्वारा प्राप्त कॉपर लगभग 99.96% तक शुद्ध होता है। अब दूसरा नंबर आता है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि विद्युत अपघटनी विधि में क्या होता है, ये आपका फिगर बना हुआ है। इसमें जो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया जाता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यहाँ पर ये शुद्ध जो पतली छड़ें दिख रही हैं आपको, ये शुद्ध तांबे की हैं, और जो मोटी मोटी छड़ें दिख रही हैं ये अशुद्ध तांबे की हैं। ठीक है, जो शुद्ध तांबे की छड़ें होती हैं ये कैथोड का कार्य करती हैं, और जो अशुद्ध तांबे की छड़ें होती हैं ये एनोड का कार्य करती हैं। अब देखिएगा इसमें लिखते कैसे हैं, लिखेंगे कि दंड विलोपन विधि द्वारा प्राप्त मिश्रण को या प्राप्त कॉपर को एक पात्र में प्रवाहित करते हैं, जिसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन रखा हुआ होता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें अशुद्ध तांबे की छड़ें एनोड का कार्य और शुद्ध तांबे की छड़ें कैथोड का कार्य करती हैं। विलयन में एनोड का कार्य करती हैं। ठीक है, जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे शुद्ध कॉपर की छड़ों पर अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ें जो होती हैं, यानी जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध तांबे की मोटी छड़ों से तांबा पिघलकर शुद्ध तांबे की पतली छड़ों पर जम जाता है। इस प्रकार प्राप्त कॉपर लगभग 99.99% तक शुद्ध होता है। एक बार फिर देखिएगा विद्युत अपघटनी विधि क्या होता है। एक लोहे का पात्र होता है, इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा होता है, जो विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इसमें शुद्ध तांबे की छड़ें यानी कि शुद्ध कॉपर की छड़ें कैथोड का कार्य करती हैं, और अशुद्ध कॉपर की छड़ें एनोड का कार्य करती हैं। विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध तांबे की मोटी छड़ों से तांबा निकलकर शुद्ध तांबे की पतली छड़ों पर जम जाता है। इस प्रकार प्राप्त कॉपर लगभग 99.99% तक शुद्ध होता है। ये आपका कॉपर की मेटलर्जी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब अगले वीडियो में दूसरी मेटलर्जी लेकर के आएंगे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स ज़रूर करें।